मेरा रोल ना कॉलेज में आसान जैसा होगा ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। टॉपिक चल रहा था हमारा स्टेशनरी वेव्स का। स्टेशनरी वेव्स की ऑलरेडी मैं दो लेक्चर्स पढ़ा चुका हूं आपको। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टेशनरी वेव क्या होती है। जब दो प्रोग्रेसिव वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, स्पीड भी सेम है, लेकिन वो ट्रैवल कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसी वेव्स जब सुपर इम्पोज करती हैं तो नतीजे में बनती हैं स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स को स्टेशनरी वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेव्स ट्रैवल नहीं करती। दीज आर नॉट ट्रैवलिंग वेव्स, दीज आर नॉट प्रोग्रेसिव वेव्स। ये वेव्स एनर्जी को कैरी करती, ट्रांसफर नहीं करती। इसी वजह से आप इन्हें स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। स्टेशनरी वेव्स के बारे में जो मैंने आपको सबसे पहली चीज पढ़ाई थी वो थी स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। याद है ये वाला कॉन्सेप्ट? ये मैंने आपको पढ़ाया था शायद लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करें और स्ट्रिंग को आप वाइब्रेट करें तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का सुपर पोजिशन होता है और नतीजे में स्टेशनरी वेव बनती है। इसमें जो सबसे अहम बात मैंने आपको बताई थी वो थी हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट। मैंने ये बताया था कि आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हर फ्रीक्वेंसी की स्टेशनरी वेव पैदा नहीं कर सकते। आप सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की स्टेशनरी वेव्स पैदा कर सकते हैं। उन सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज कहते हैं या हार्मोनिक्स कहते हैं। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि बेटा ये देखें, ये पॉसिबल वाइब्रेशंस हैं। यानी जब एक स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। जैसे फर्स्ट पॉसिबल वाइब्रेशन में देखें, सिर्फ एक ही लूप बन रहा है जिसके अंदर दो नोड्स हैं और एक एंटी नोड है। या सेकेंड वाइब्रेशन देखें, इसके अंदर तीन नोड्स बन रहे हैं और दो एंटी नोड्स बन रहे हैं। देर आर टू लूप्स। या थर्ड पॉसिबल वाइब्रेशन देखें, चार नोड्स हैं और तीन एंटी नोड्स हैं और लूप्स भी तीन बन रहे हैं। ठीक है। इसी के बाद मैंने आपको ये हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इन माइक्रोवेव्स। मैंने कहा था माइक्रोवेव्स में भी स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टेशनरी वेव इन एन एयर कॉलम। सर ये एयर कॉलम क्या होता है? बेटा एयर कॉलम कुछ भी नहीं है, एक पाइप समझ लें यार। एक पाइप एक एयर कॉलम है। क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। करना कुछ नहीं है, आपने सबसे पहले तो आपने एक पाइप इमेजिन करना है। ये आ गया एक पाइप, ये एक पाइप आ गया। अच्छा, ये पाइप एक तरफ से क्लोज्ड है और एक तरफ से ओपन है। इट इज अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड। अब आगे की स्टोरी सुने भाई, आगे की स्टोरी बड़ी काम की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करें, आप इस पाइप के सामने कोई भी स्पीकर या साउंड सोर्स रख दें। स्पीकर से निकलकर अंदर जाएगा साउंड। साउंड अंदर गया यानी साउंड अंदर जाएगा और टकरा कर वापस आएगा। तो एक है आपकी इंसिडेंट वेव और एक है आपकी रिफ्लेक्टेड वेव। जब आपकी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव आपस में सुपर पोजिशन करेंगी तो नतीजे में क्या बनेगी? नतीजे में बनेगी मेरे बच्चों स्टेशनरी वेव। क्या बनेगी नतीजे में? स्टेशनरी वेव। अच्छा, वो स्टेशनरी वेव कैसी होगी मैं आपको बता देता हूं। अंदर जो एयर के पार्टिकल्स है भाई, ये जो पाइप है, पाइप के अंदर मीडियम कौन है? यानी वेव ट्रैवल कर तो रही है लेकिन किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है? वेव ट्रैवल कर रही है एयर में। तो एयर के पार्टिकल क्या करेंगे? एयर के पार्टिकल बस अपनी ही जगह खड़े खड़े वाइब्रेट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये एयर के पार्टिकल्स है, जरा देखिएगा, ये एयर का पार्टिकल है, ये एयर का पार्टिकल है, ये एयर का पार्टिकल है, ये एयर का पार्टिकल है और ये एयर का पार्टिकल है। मैंने आपको एयर के कितने पार्टिकल बना के दिखाए? पांच पार्टिकल बना के। कितने पार्टिकल बना के दिखाए? पांच। क्या रियल में पांच ही पार्टिकल होंगे? नहीं, इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना। ये वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। सबसे ज्यादा वाइब्रेट करने का मतलब ये हुआ कि इसका वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। इस वाले पार्टिकल का वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड कम है, इसका और कम है, इसका और कम है, और ये वाला बेचारा वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। तो जो पार्टिकल सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है आप उसे बोलेंगे एंटी नोड, और जो पार्टिकल बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा आप उसे बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे आप उसे? आप उसे नोड बोलेंगे। तो बेटा देखें, कॉन्सेप्ट सेम है, नोड और एंटी नोड का कॉन्सेप्ट यहां पर सेम है। जो पार्टिकल बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता आप उसे नोड कहते हैं, और जो पार्टिकल सबसे ज्यादा वाइब्रेट करता है आप उसे एंटी नोड कहते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, इस चीज को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मैं आपको दिखाता हूं एक अदद एनिमेशन। वो एनिमेशन देखकर आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। एक मिनट ठहरिएगा बस।
अब ये देखिए बेटा, ये क्लोज पाइप है। यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, एक मिनट के लिए जरा आप गौर करें। यहाँ पे आपको वेव फ्रंट्स दिखाई दे रहे होंगे, वेव फ्रंट्स। ये जो वेव फ्रंट्स है, आप नोट करें, ये वेव फ्रंट्स कंप्रेस हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। लेकिन कुछ वेव फ्रंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे। कुछ वेव फ्रंट्स सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं और कुछ वेव फ्रंट्स बिल्कुल मूव नहीं कर रहे। जो वेव फ्रंट्स मूव नहीं कर रहे, आप उन्हें कहेंगे नोड्स। और जो वेव फ्रंट सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं, आप उन्हें कहेंगे एंटी नोड्स। क्या मतलब है इसका, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूं, ये देखिएगा। यहां पर देखें, यहां पर क्या होगा। ये वाली लाइन देखें जो मैंने रेड कलर से बनाई है। ये वाली जो दो लाइंस मैंने अभी अभी आपके सामने बनाई है, ये पॉइंट्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, ना लेफ्ट पर ना राइट पर। आप इन पॉइंट्स को कहेंगे नोड्स, और सबसे ज्यादा मूवमेंट ये बीच वाले वेवफ्रंट की हो रही है। आप इसे कहेंगे एंटी नोड। तो बेटा, जिस तरीके से आपने पीछे स्ट्रिंग वाले केस में या माइक्रोवेव्स वाले केस में नोड्स और एंटी नोड्स पढ़े थे, यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही नोड्स और एंटी नोड्स है। बस फर्क ये कि स्ट्रिंग के अंदर जब आप वेव बना रहे थे, उसके अंदर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बन रही थी। और यहाँ पाइप के अंदर साउंड है, तो साउंड का मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। एंटी नोड पर आपको सबसे ज्यादा वाइब्रेशन मिलेगी, और नोड पर आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। और नोट कीजिएगा, ये वाइब्रेशंस अप एंड डाउन नहीं है, ये वाइब्रेशंस लेफ्ट एंड राइट है। अप एंड डाउन वाइब्रेशंस तो बेटा तब होती हैं जब आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसीलिए आपके पास लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेशंस है। मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखा रहा हूं, एक बार दोबारा देखें। ये देखें बेटा। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था और याद करना था। क्लियर हो गया? अब जरा रुक जाए, मैं वापस से नोट्स पे जा रहा हूँ, जरा नोट्स को समझें एक बार फिर से। लेट्स गो बैक टू द नोट्स। तो भाई आइए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, पैरा पैरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़ें। लिखा हुआ है स्टेशनरी वेव्स कैन आल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग एयर कॉलम्स इन हॉलो पाइप्स। कहने का मकसद ये हुआ कि आप स्टेशनरी वेव्स को एयर में भी बना सकते हैं, एयर कॉलम्स में भी बना सकते हैं इन हॉलो पाइप। एक पाइप इमेजिन करें जैसे यहाँ पे बना हुआ है। आप नोट कर सकते हैं, पाइप एक तरफ से खुला है, एक तरफ से बंद है, यानी क्लोज्ड एंड पाइप है। इट इज अ क्लोज्ड एंड पाइप। जो ओपन एंड है, ओपन एंड के सामने आपने एक रख दिया स्पीकर। स्पीकर से साउंड निकल कर जाएगा, जाकर टकराएगा, टकराकर वापस आएगा। जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो स्टेशनरी वेव बनेगी। एक बार जरा पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ें। अ स्पीकर इज प्लेस्ड एट एन ओपन एंड ऑफ द पाइप, साउंड वेव्स ट्रैवल इन द एयर कॉलम एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अदर एंड। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव सुपर इम्पोज टू प्रोड्यूस स्टेशनरी साउंड वेव्स। वही वाली बात आ गई। अब आ जाए आगे। द फिनोमिना कैन बी सीन बाय प्लेसिंग ड्राई पाउडर इन द ट्यूब या पाइप। अगर आप देखना चाहते हैं, देखो साउंड की जब स्टेशनरी वेव बनेगी ना, तो साउंड की स्टेशनरी वेव दिखाई नहीं देगी। जाहिर है, साउंड की स्टेशनरी वेव कैसे देखोगे, साउंड सुना जाता है, देखा थोड़ी जाता है। लेकिन ये आप देख भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आप पूरे पाइप के अंदर पाउडर छिड़क दें। क्या छिड़क दें? पाउडर। एक ट्रांसपेरेंट पाइप लें और ट्रांसपेरेंट पाइप के अंदर पाउडर छिड़क दें। क्या लिखा हुआ है? एट एंटीनोड्स एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट एट मैक्सिमम पुशिंग ऑफ द पाउडर एट ईच साइड। ड्राई हीप्स ऑफ पाउडर आर सीन टू गैदर एट नोड्स। क्या मतलब हुआ? मैं आपको समझाता हूं, एक मिनट जरा मुझे बना के देने दें। ये देखें, ये आ गया आपके पास एक अदद पाइप। ये पाइप एक एंड से क्लोज्ड है, एक एंड से ओपन है। इस पाइप के अंदर आपने पाउडर छिड़क दिया। क्या छिड़क दिया? पाउडर छिड़क दिया। इस तरह से पूरे पाइप में पाउडर छिड़क दिया। यहां पर आपने एक स्पीकर लगा दिया। स्पीकर से आपने कोई भी साउंड प्ले किया। स्पीकर में आपने क्या प्ले किया? स्पीकर में आपने साउंड प्ले किया। अब जैसे ही साउंड अंदर जाएगा, टकरा कर वापस आएगा, स्टेशनरी वेव बनेगी। अब स्टेशनरी वेव बनने के बाद जरा देखिएगा क्या हुआ। कुछ कुछ जगहों पे जो पाउडर था, पाउडर वो हट गया। कुछ कुछ जगहों पे पाउडर हट गया।
और कुछ कुछ जगहों पर पाउडर रह गया। जहां जहां से पाउडर हट गया, समझ जाइएगा वहां वहां पर, जहां जहां से पाउडर हट गया समझ जाइएगा वहां पर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन थी। और जहां जहां पाउडर बच गया, वहां वहां बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं थी। जहां वाइब्रेशन ज्यादा थी वो आपके एंटी नोड्स थे, और जहां बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं थी वो पॉइंट आपके नोड थे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाउडर के आपको हीप्स दिखाई दे रहे हैं, पाउडर के छोटे छोटे जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जहां जहां पाउडर है वहां वहां नोड्स बने होंगे। जहां जहां पाउडर हट गया है वहां पर एंटी नोड्स बने होंगे। तो ये जो पाउडर का हट जाना है, पाउडर का सिमट कर एक जगह जमा हो जाना है, ये इस बात की निशानी है कि अंदर स्टेशनरी वेव बनी है। स्टेशनरी वेव बनी है तभी तो कुछ जगहों पे पाउडर बचा और कुछ जगहों से हट गया। पाउडर जहां से हट गया वहां पर क्या है? एंटी नोड है, सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है, तभी वहां से पाउडर हट गया। जहां पर बिल्कुल भी पाउडर नहीं हटा वहां पर वाइब्रेशन ही नहीं हो रही। वाइब्रेशन ना होने का मतलब यह है कि वहां पर नोड्स। तो फिर से सुने, जहां हवा के पार्टिकल वाइब्रेट ज्यादा कर रहे हैं वहां पे एंटी नोड है। जहां हवा के पार्टिकल बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहे वहां पर नोड्स है। अब आ जाए थोड़ा आगे। ये देखें जरा, ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़े। लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, रिमेंबर that stationary waves in the tube या pipe cannot be produced at all frequencies but only produced at certain frequencies। वही वाली बात, आप हर फ्रीक्वेंसी पर स्टेशनरी वेव पैदा नहीं कर सकते। फर्ज करें आपने, एक एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज करें आपने 10 हर्ट्ज का साउंड प्ले किया। 10 हर्ट्ज का साउंड प्ले किया, फ्रीक्वेंसी जो थी ना लाउड स्पीकर की, स्पीकर से साउंड निकल रहा है ना। फर्ज करें आपने साउंड की फ्रीक्वेंसी रखी हुई थी 10 हर्ट्ज, स्टेशनरी वेव्स नहीं बनी। सर हमें पता कैसे चलेगा स्टेशनरी वेव बनी या नहीं बनी? दिखाई थोड़ी देगी बेटा। जब स्टेशनरी वेव बनेगी ना आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, क्योंकि स्टेशनरी वेव बनेगी तो यू विल रिसीव मोर साउंड। आपको लाउड साउंड सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब स्टेशनरी वेव नहीं बनी। आपने 20 हर्ट्ज पर दोबारा साउंड को प्ले किया, दोबारा स्टेशनरी वेव नहीं बनी। आपने 30 हर्ट्ज पर साउंड को प्ले किया, स्टेशनरी वेव बन गई। तो आप बोलेंगे अच्छा भाई, जो पहली स्टेशनरी वेव बनी है, पहली स्टेशनरी वेव बनने का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक, वो 30 हर्ट्ज पे बनी है। सही है। फिर आपने 40 पे किया नहीं बनी, 50 पे किया नहीं बनी, 60 पे किया नहीं बनी, 70 पे किया नहीं बनी, 80 पे किया नहीं बनी, 90 पे किया बन गई। आप बोलेंगे ओ सेकंड स्टेशनरी वेव बनी है 90 पर। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताने का मतलब ये कि हर फ्रीक्वेंसी पर स्टेशनरी वेव नहीं बनेगी। कुछ फ्रीक्वेंसीज पर बनेगी, कुछ फ्रीक्वेंसीज पर नहीं बनेगी। जिन फ्रीक्वेंसीज पर स्टेशनरी वेव बनती है आपको भी पता, उन्हें हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। अब आइए मैं आपको पॉसिबल वाइब्रेशन समझाता हूं कि किन किन वाइब्रेशंस का बनना स्टेशनरी वेव के अंदर पॉसिबल है। ये देखिए, ये आ गई आपकी पॉसिबल वाइब्रेशन। अच्छा, अगर मैंने आपको इस तरह पढ़ाया तो इस तरह आपको समझ नहीं आएगा। मैं काम करता हूँ, ये पूरा मिटाकर आपको दोबारा से पूरा लिख कर बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखिए, आई एम गोइंग टू टीच यू दिस कंप्लीटली फ्रॉम द बिगिनिंग। ये देखिए, आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास एक पाइप है। पहले तो एक पाइप इमेजिन कर लें फटाफट से। ये आ गया आपके पास एक अदद पाइप। ये आ गया आपके पास एक अदद पाइप। ठीक है, इस पाइप को एक तरफ से ओपन कर रहे हैं। पाइप को एक तरफ से ओपन कर रहे हैं, कर दिया ओपन। इस पाइप के सामने रख दें एक अदद लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर रख दिया। अब मैं आपको पहली पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? आवाज अंदर जाएगी, टकरा के वापस आएगी, स्टेशनरी वेव बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि बेटा एक बन जाएगा नोड और एक बन जाएगा एंटी नोड। एक नोड और एक एंटी नोड। अच्छा ये भी याद रख लें भाई, ये मैं यहां लिख देता हूं। क्लोज्ड एंड पर, ये रट्टा मार लें बेटा, क्लोज्ड एंड पर हमेशा क्या बनेगा? नोड। क्योंकि क्लोज्ड एंड पर जो एयर पार्टिकल होगा वो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा होगा।
और याद रख लें ओपन एंड पर हमेशा क्या बनेगा, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनेगा, क्योंकि वो ओपन एंड है, वहां का एयर पार्टिकल सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर पा रहा होगा। तो अभी आपके पास एक नोड है और एक एंटी नोड है, यानी अगर मैं आपको पैटर्न बना के दिखाऊं, आपको पास कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा, एक नोड और एक एंटी नोड। अच्छा फर्ज कर लें आपकी जो ये पाइप है, पाइप की लेंथ है एल। क्या लेंथ है, एल। अब एक बात का जवाब देंगे मुझे, पाइप की लेंथ मैं कह रहा हूं एल है, नोड से एंटी नोड का फासला कितना होता है? नोड से एंटी नोड का फासला होता है लैम्डा बाय 4। तो एल बराबर आ गया लैम्डा बाय 4 के। और अगर एल लैम्डा बाय 4 के बराबर है, तो देखिए मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूँ। नोड कितने हैं यहाँ पे, एक। एंटी नोड कितने हैं यहाँ पे, एक। और यहाँ पे एल किसके बराबर है, लैम्डा बाय 4 के। तो लैम्डा किसके बराबर हो गया, 4 एल के। ये बात समझ आ गई? अब फ्रीक्वेंसी पे आ जाए, असल चीज तो फ्रीक्वेंसी है। कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी अपॉन लैम्डा। और मैं लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा की जगह, ओहो मैंने 4 एफ क्यों लिख दिया, सॉरी। लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 एल। तो ये देखें, लैम्डा की जगह मैंने 4 एल लिख लिया, तो मेरे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई वी अपॉन 4 एल। क्या आ गई, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वी अपॉन 4 एल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पाइप के अंदर पहली स्टेशनरी वेव बनेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी वी अपॉन 4 एल के। अब दूसरी पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, चेक करें। दोबारा से बेटा मैं सेम पाइप बनाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम पाइप। यह आ गया सेम पाइप। इस पाइप को एक तरफ से खोल दें, ओपन कर दें, कर दिया। पाइप के सामने रख दें लाउड स्पीकर। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि इसके अंदर बन गए हैं दो नोड और दो एंटी नोड। व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी, दो नोड और दो एंटी नोड। तो तुम क्या बोलोगे, ये देखो भाई, ये आ गई इसकी लेंथ। क्या आ गई, लेंथ आ गई। अच्छा अब एक बात का जवाब दो और सोच समझ के जवाब देना, गलत नहीं बोलना। नोड से एंटी नोड का फासला कितना होता है, नोड से एंटी नोड का फासला कितना होता है? ये होता है लैम्डा बाय 4, ये होता है लैम्डा बाय 4, ये होता है लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 3 लैम्डा बाय 4। तो एल की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा बाय 4। नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4 होता है ना, तो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, टोटल हो गया 3 लैम्डा बाय 4। बात समझ आ गई? अच्छा अब अगर एल बराबर है 3 लैम्डा बाय 4 के, पहले तो बताओ यहाँ नोड कितने हैं, यहाँ नोड दो हैं, यहाँ एंटी नोड कितने हैं, एंटी नोड भी दो हैं। दो नोड और दो एंटी नोड, इस तरह का पैटर्न बनेगा, इस तरह का पैटर्न बनेगा, दो नोड और दो एंटी नोड। ठीक है। और यहां पर एल बराबर आ गया 3 लैम्डा बाय 4 के। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 4 एल अपॉन 3 के। लैम्डा किसके बराबर आ गया, लैम्डा बराबर आ गया 4 एल अपॉन 3 का। आइए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन लैम्डा। और लैम्डा की जगह आप लिख सकते हैं 4 एल अपॉन 3। ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो तुम्हारे पास जो सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, सेकंड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो बराबर किसके आ रही है, 3 टाइम्स ऑफ v अपॉन 4 एल। और बेटा ये पूरा जो v अपॉन 4 एल है ना, ये बराबर था F1 के। तो तुम्हारा जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है, सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो 2 टाइम्स ऑफ F1 के बराबर नहीं आ रही, वो 3 टाइम्स ऑफ F1 के बराबर आ रही है। और ये तो एक बड़ी नई चीज हो गई, जरा समझे भाई। आपकी सेकंड फ्रीक्वेंसी सेकंड टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ F1 नहीं आ रही, 3 टाइम्स ऑफ F1 आ रही है। आपको याद है वो जो मैंने स्ट्रिंग वाले आपको सवालात कराए थे, स्ट्रिंग वाले सवालात में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वहां जो सेकंड फ्रीक्वेंसी थी वो 2 F1 के बराबर थी, थर्ड फ्रीक्वेंसी 3 F1 के बराबर थी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी 4 F1 के बराबर थी। लेकिन यहां तो अजीब सी बात है, यहां सेकंड फ्रीक्वेंसी 2 F1 नहीं आ रही, यहाँ सेकंड फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ F1 आ रही है। तो तुम पता है क्या बोलोगे, तुम बोलोगे जो यहाँ पर सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो 2 टाइम्स ऑफ F1 नहीं है, 3 टाइम्स ऑफ F1 है। तो तुम उसको बोलोगे ये थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक। सर आप इसे थर्ड हार्मोनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा ये 2 F1 के बराबर नहीं है, 3 F1 के बराबर है।
क्योंकि ये फर्स्ट वाली का 3 टाइम्स है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट कॉलिंग इट सेकंड हार्मोनिक, आई एम कॉलिंग इट थर्ड हार्मोनिक। तो पहली फ्रीक्वेंसी है F1, दूसरी फ्रीक्वेंसी 2F1 नहीं है, दूसरी फ्रीक्वेंसी 3F1 है यहां पर। आइए थर्ड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, थर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ट्राई करते हैं। ये देखें, दोबारा से मैं वही चीज करने जा रहा हूं, दोबारा से वही पाइप बनाते हैं पहले तो हमने वही वाला पाइप बना लिया। पाइप को एक एंड से ओपन कर देते हैं। ये देंगे भाई, पाइप को एक एंड से ओपन कर दिया, यहां पर हमने रख दिया एक अदर स्पीकर। अब थर्ड पॉसिबिलिटी ये कि यहां पर कितने नोड्स बन गए भाई? थर्ड पॉसिबिलिटी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये आ गई थर्ड पॉसिबिलिटी। जरा देखिएगा, ये आ गई आपकी टोटल लेंथ। अब यहां पर देखें, ये आ गया λ/4, 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 λ/4। यानी यहाँ पे L बराबर आ रहा है 5 λ/4 के। L किसके बराबर आ रहा है? 5 λ/4 के। बेटा यहाँ पर नोड कितने हैं? यहाँ पर नोड है 3। एंटी नोड कितने हैं? एंटी नोड भी है 3। और L बराबर आ रहा है 5 λ/4 के। तो अगर मैं लैम्डा को सब्जेक्ट बनाऊं, ये बराबर आ जाएगा 4L/5 के। आइए फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/λ, और लैम्डा की जगह लिख सकते हैं हम 4L/5। ये ऊपर चला जाएगा। तो जो थर्ड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, थर्ड पॉसिबल फ्रीक्वेंसी बराबर आ रही है 5 टाइम्स ऑफ V/4L। और ये पूरी चीज किसके बराबर थी? ये पूरी चीज बराबर थी F1 के। तो आपने नोटिस किया, जो आपकी थर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 3F1 नहीं आ रही, वो 4F1 नहीं आ रही, वो 5F1 आ रही है। समझ रहे हैं भाई? तो देखें, यहाँ पे जो थर्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, थर्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये बराबर आ रही है थर्ड हार्मोनिक के। हाँ। फोर्थ हार्मोनिक के। हाँ। ये बराबर आ रही है फिफ्थ हार्मोनिक के। ओ तो देखें, इसके बाद इसके अंदर इसका मतलब ट्रेंड समझे, ट्रेंड। एक ट्रेंड है बेटा यहाँ पे। यहाँ पे F1 है, F1 के बाद डायरेक्ट 3F1 है, और 3F1 के बाद डायरेक्ट 5F1। इसका मतलब इसके अंदर इवन वाली हार्मोनिक्स नहीं है। इट डज नॉट हैव इवन हार्मोनिक्स। इसके अंदर सेकंड हार्मोनिक नहीं है, इसके अंदर फोर्थ हार्मोनिक नहीं है। F1 के बाद F2 किसके बराबर आ रहा है? 2F1 के नहीं, 3F1 के बराबर आ रहा है। F3 किसके बराबर आ रहा है? 5F1 के बराबर आ रहा है। F4 किसके बराबर आता? 7F1 के बराबर आता। F5 किसके बराबर आता? F5 9F1 के बराबर आता। तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं बेटा, यहां कोई ट्रेंड है? एक ट्रेंड है यहाँ पे, नोट करें। F1, 3F1, 5F1। F4 कितना हो जाएगा? 7F1। तो अगर मैं Fn पूछूं, उसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा 2n-1 F1। अब आप बोलेंगे सर ये 2n-1 F1 क्या है? आप करके देखें। n की जगह कुछ भी रखें। फर्स्ट करें, n की जगह रखें 3, n की जगह रखें 3, तो 2 3 6, 6 - 1 5F1। n की जगह रखें 2, 2 2 4, 4 - 1 3F1। फर्स्ट करें, आप पता लगाना चाहते हैं F7 कितना होगा? F7 कितना होगा? बहुत आसान है, 2 7 - 1 F1। यानी F7 बराबर होगा 2 7 जार 14, 14 - 1 13F1। F7 होगा बेटा 13F1 के बराबर। कैसा? फर्स्ट करें, मैं पता लगाना चाहता हूं F5 कितना होगा। F5 इज इक्वल टू 2 5 - 1 F1। बताइए कितना होगा F5? 2 5 जार 10 होता है, 10 - 1 11F1। ओ सॉरी, 2 5 जार 10, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। 2 5 जार 10, 10 - 1 9F1। F5 9F1 के बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा। अच्छा, एक चीज और पता नहीं आपने नोट किया नहीं की, पहला जो लैम्डा आ रहा है ना, पहला लैम्डा बराबर आ रहा है 4L के, दूसरा लैम्डा बराबर आ रहा है 4L/3 के, तीसरा लैम्डा बराबर आ रहा है 4L/5 के। तो अगर मैं लैम्डा का ट्रेंड देखूं, लैम्डा का भी एक ट्रेंड है। पहला आ रहा है लैम्डा
दूसरा आ रहा है, जो सेकंड है वो आ रहा है, पहला लैम्डा आ रहा है 4L, दूसरा आ रहा है 4L/3, तीसरा लैम्डा आ रहा है 4L/5, चौथा लैम्डा आ रहा है 4L/7। तो अगर मैं यहां पर भी एक ट्रेंड देखूं तो यहां पर भी एक ट्रेंड है, तो लैम्डा एन किसके बराबर होगा? 4L/2n-1। ये एक ट्रेंड आ गया। तो इससे आप कोई सा भी लैम्डा निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो आपने क्लोज्ड पाइप के बारे में एक बात सीखी, क्लोज्ड पाइप के बारे में आपने ये सीखा कि क्लोज्ड पाइप के अंदर इवन हार्मोनिक्स नहीं होती, क्लोज्ड पाइप के अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होती है। यानी अगर F1 है तो F1 के बाद 2F1 नहीं होगा, डायरेक्ट 3F1 होगा। यानी अगर फर्ज करें, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, मान लें पहली फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, पहली पहली जो स्टेशनरी वेव बन रही है वो 100 हर्ट्ज पे बन रही है। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा बताओ दूसरी कब बनेगी? तो दूसरी 200 पे नहीं बनेगी, दूसरी 300 पे बनेगी। थर्ड कब बनेगी? 500 पर। फोर्थ कब बनेगी? 700 पर। फिफ्थ कब बनेगी? 900 पर। बात समझ आ रही है? तो जैसे जैसे आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जाएंगी, हार्मोनिक्स भी बढ़ती जाएंगी, बस इवन हार्मोनिक्स नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर 4F1 नहीं होता, 8F1 नहीं होता, 6F1 नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक बड़े मजे की चीज दिखाने जा रहा हूं। वो मजे की चीज पता है क्या है? वो मजे की चीज है पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स। समझिएगा क्या है? पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स। क्या मतलब हुआ? बना के दिखा रहा हूं, ये देखें। ये आ गया आपके पास एक अदद पाइप। इस पाइप की खास बात यह कि ये दोनों तरफ से खुला हुआ है। अ पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स। आप इस पाइप के सामने एक स्पीकर रखें, स्पीकर रख दिया, आवाज अंदर जाएगी, टकरा कर वापस आएगी, स्टेशनरी वेव बन जाएंगी। बस यहां पे आपको याद क्या करना है कि दोनों ओपन एंड है ना, ऑलवेज एंटी नोड्स एट बोथ ओपन एंड्स। इसके दोनों ओपन एंड्स पर क्या बनेंगे? इसके दोनों ओपन एंड्स पर एंटी नोड्स बनेंगे। क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज एंटी नोड्स एट बोथ ओपन एंड्स। इसके दोनों ओपन एंड्स पर क्या बनेंगे? इसके दोनों ओपन एंड्स पर एंटी नोड्स बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब इस बात का? मैं आपको समझाता हूँ उस बात का मतलब क्या है, समझिएगा। और बड़े मजे की चीज है ये। यू नीड टू पे अटेंशन, ओके। ये देखें, यहां पर भी इसका एंटी नोड बनेगा, यहां पर भी इसका एंटी नोड बनेगा। तो बच्चा बोलता है सर नोड कहां बनेगा? नोड बनेगा बीच में, नोड बनेगा बीच में। मैं आपको बना के दिखाता हूं, ऐसा पैटर्न बनेगा, ऐसा नोड बनेगा बीच में। ये फासला है, बल्कि आप एक काम करें ना, उसको डायरेक्ट कर लें। एंटी नोड से एंटी नोड कितना होता है? एंटी नोड से एंटी नोड होता है λ/2। तो एल बराबर आ रहा है λ/2 के। जो टोटल लेंथ है वो बराबर आ रही है λ/2 के। अच्छा, यहाँ पर एंटी नोड्स कितने हैं? यहाँ पे एंटी नोड्स है 2 और नोड है 1। यानी इस पाइप में एंटी नोड ज्यादा होते हैं, नोड कम होते हैं। पिछले वाले पाइप में जितने नोड थे उतने ही एंटी नोड थे। ये याद रखने वाली बात है आप। अच्छा, यहां पर एक सवाल ये भी आता है, बच्चा बोलता है सर अगर पाइप दूसरे एंड से क्लोज्ड ही नहीं है तो स्टेशनरी वेव कैसे बनी? वेव टकरा के वापस कहां से आ रही है? पहले तो आप बोल रहे थे वेव अंदर जाएगी, टकराएगी, टकरा के वापस आएगी। यहाँ तो पाइप खुला हुआ है। अगर पाइप ही खुला हुआ है तो वेव वापस क्यों आएगी? तो मेरे बच्चों यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझना। ये कॉन्सेप्ट है डीप एंड शैलो का। पाइप के अंदर भी हवा है और पाइप के बाहर भी हवा है, लेकिन पाइप के अंदर की हवा और बाहर की हवा की कॉन्सेंट्रेशन अलग है। पाइप के अंदर की हवा ट्रैप्ड है पाइप के सरकमफेरेंस के अंदर, बाहर की हवा ओपन है। तो ऑल्दो ये दोनों है तो हवा, लेकिन अलग अलग मीडियम ट्रीट किए जाएंगे। ये आपने ओ लेवल में कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिपल टैंक का। रिपल टैंक के कॉन्सेप्ट में आपने एक बात पढ़ी थी, एक तरफ पानी है डीप, एक तरफ है पानी शैलो। है तो दोनों पानी ना, लेकिन दोनों को अलग अलग मीडियम ट्रीट किया जाता था। यहां पर भी वैसे ही कॉन्सेप्ट समझ लें। पाइप के अंदर भी हवा है, पाइप के बाहर भी हवा है।
लेकिन आप दोनों को अलग अलग मीडियम ट्रीट करेंगे, यानी यहां पे भी साउंड रिफ्लेक्ट होगा, यहां पर भी वेव अंदर जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। और जब दोनों वेव्स का सुपर पोजिशन होगा तो यहां पर भी स्टेशनरी वेव बनेगी बच्चों। समझ आ रही है? और यहां पर दोनों ओपन एंड्स पर क्या बनेंगे, दोनों ओपन एंड्स पर एंटी नोड्स बनेंगे। आइए इसकी मैथ्स करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी अपॉन लैम्डा। और लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा को सब्जेक्ट बना लें, लैम्डा बराबर है 2L के, तो आप लैम्डा की जगह रख दें 2L, तो आपकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, V अपॉन 2L। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो आ गई, फर्स्ट हार्मोनिक तो आ गई। अब एक काम करते हैं, अब हम निकालते हैं सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे। सेकंड हार्मोनिक या सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। बेटा मैं सेकंड पॉसिबिलिटी बना के दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये आ गया मेरा पाइप, दैट इज माई पाइप। सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर देखें, यहां तो हमेशा एंटी नोड बनेगा, ओपन एंड पे तो हमेशा एंटी नोड बनेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए, सेकंड पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है, यहां पर 3 एंटी नोड्स हैं और 2 नोड्स हैं। ये देखिए, एंटी नोड से एंटी नोड होता है λ/2, और एंटी नोड से एंटी नोड होता है λ/2। पैटर्न देखें कैसा बनेगा, ऐसा पैटर्न बनेगा। अच्छा अब क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर एंटी नोड है 3 और नोड्स हैं 2, यानी यहाँ पे एंटी नोड नोड से हमेशा एक ज्यादा होगा। अच्छा यहाँ पर L किसके बराबर आ रहा है, L बराबर आ रहा है λ/2 प्लस λ/2, तो ये हो गया 2 λ/2। तो यहाँ पर अगर मैं लैम्डा को सब्जेक्ट बना लूं, ये हो जाएगा 2L/2। आपका 2 से 2 कैंसिल करने का दिल चाह रहा होगा, अभी मत कीजिएगा, अभी रुकें। फ्रीक्वेंसी निकालें, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह लिख सकते हैं 2L/2। फिर ये 2 घूमकर कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो बराबर आ रही है 2V/2L के। और V/2L याद है किसके बराबर था, ऊपर देखकर बताएं V/2L किसके बराबर है। V/2L बराबर है F1 का, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गई 2F1 के। ओ सर ये तो आसान हो गया, यहाँ सेकंड फ्रीक्वेंसी 2F1 के बराबर ही आ रही है, जैसे स्ट्रिंग्स में होता था। स्ट्रिंग्स में याद है F2 2F1, F3 3F1, F4 4F1। यहाँ पे भी वही है F2 2F1, यहाँ पे वो ऑड वाला चक्कर नहीं है, शुक्र है। वो जो क्लोज पाइप था वो बड़ा बदतमीज है, उसके अंदर ऑड वाला चक्कर है। ऑड वाले चक्कर का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि उसके यहाँ इवन हार्मोनिक्स है ही नहीं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिंपल सिंपल, अगर F2 है तो 2F1 होगा, F3 है तो 3F1 होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको थर्ड पॉसिबिलिटी बना के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, लेट मी ड्रॉ थर्ड पॉसिबिलिटी फॉर यू। ये आपका आ गया पाइप। थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या होगा बेटा, ये देखें, थर्ड पॉसिबिलिटी देखें। ये आ गई थर्ड पॉसिबिलिटी, ये आ गए एंटी नोड्स, ये आ गए बीच वाले एंटी नोड्स, ये आ गया नोड नोड नोड। तो यहां पर देखा जाए तो यहाँ पे एंटी नोड कितने, यहाँ पर एंटी नोड है बेटा 4, और यहाँ पर नोड कितने, नोड है 3। एंटी नोड से एंटी नोड का फासला कितना होता है, λ/2 λ/2 λ/2, तो टोटल लेंथ हो गई 3 λ/2 के। टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ हो गई 3 λ/2। तो बेटा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह लिख दोगे, लैम्डा को सब्जेक्ट बनाओ 2L/3, तो लैम्डा की जगह लिख दो मेरे बच्चों 2L/3। ये 3 घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो जो थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड फ्रीक्वेंसी, थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड फ्रीक्वेंसी बराबर आ रही है 3V/2L। और ये पूरी चीज किसके बराबर थी, ये पूरी चीज बराबर थी F1 के, तो थर्ड आ गई 3F1 के बराबर। जो थर्ड हार्मोनिक है वो 3F1 के बराबर आ गई, तो उसका मतलब ये हुआ सर, ये बड़ा सिंपल है। फोर्थ हार्मोनिक 4F1 होगा, मतलब फोर्थ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 4F1 होगा, फिफ्थ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 5F1 होगा, एंड सो ऑन। समझ आ गई बात, तो ये इसका लुब्बे लुभाव है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, इसके अंदर होता है F1, फिर F2 होता है 2F1, फिर F3 होता है
3f1, फिर f4 होता है 4f1, फिर डॉट 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 fn कितना होता है nf1। इसके अंदर बड़ा सिंपल है, क्लोज पाइप की तरह इसमें झमेले नहीं है। लैम्डा में भी आ जाए, लैम्डा इसका पहला लैम्डा था 2l के बराबर, दूसरा लैम्डा था इसका 2l/2 के बराबर, तीसरा लैम्डा था इसका 2l/3 के बराबर, चौथा लैम्डा होगा इसका 2l/4 के बराबर। तो उसका n लैम्डा कितना होगा 2l/n के बराबर। ये कॉन्सेप्ट है। तो देखें अभी तक आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव। आप पढ़ चुके हैं माइक्रोवेव्स के अंदर स्टेशनरी वेव। आप पढ़ चुके हैं स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज्ड एंड पाइप। और आप पढ़ चुके हैं स्टेशनरी वेव्स इन ओपन एंड्स पाइप। क्लियर हो गया? अब एक चीज बस और पढ़ाने जा रहा हूं, फिर आपका स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसे हम कहते हैं रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब क्या होती है? आइए मैं आपको अपैरेटस दिखाता हूं पहले तो। ये देखें भाई, अपैरेटस देखें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, सी दिस apparatus। एक मिनट के लिए आप इस apparatus को गौर से देखें। अभी ये जो लेफ्ट साइड पे जो इतना सारा टेक्स्ट लिखा है ये छोड़ दें, अभी राइट साइड पर आए और apparatus को देखें। क्या आपको एक ब्यूरेट दिखाई दे रही है? केमिस्ट्री वाले बच्चे समझ गए होंगे ये क्या है। ये ब्यूरेट कहलाती है। इसके अंदर ना ये कांच की बनी हुई या प्लास्टिक की बनी हुई एक ट्रांसपेरेंट सा लंबा सा एक पाइप होता है। इसके नीचे एक टैप होता है, टैप यानी उसको आप वॉल्व को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। खोलेंगे सारा पानी बह जाएगा, बंद करेंगे पानी रुक जाएगा। तो ये आपके पास एक ट्यूब है, इसको ब्यूरेट कहते हैं। आपने इसको भर लिया पानी से या किसी भी दूसरे लिक्विड से, भर लिया। अब आप इसके ऊपर कोई भी साउंड सोर्स रख दें, वो साउंड सोर्स कुछ भी हो सकती है, वो स्पीकर भी हो सकता है, वो कोई ट्यूनिंग फोक भी हो सकता है। देखिए मैंने दोनों बना के दिखा दिया, स्पीकर भी बना के दिखा दिया, ट्यूनिंग फोक भी बना के दिखा दिया। जैसे ही आप आवाज को प्ले करेंगे क्या होगा? आवाज अंदर जाएगी, टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, पानी की सरफेस से टकराएगी ना और टकरा के वापस आएगी। और जब इंसिडेंट वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव्स सुपर पोजिशन करते हैं तो नतीजे में क्या बनती है? नतीजे में स्टेशनरी वेव बनती है। तो बच्चा कहता है सर इसमें नया क्या है, ये तो आप पढ़ा चुके हैं, ये तो एक तरह से क्लोज्ड एंड वाला पाइप हो गया। बिल्कुल, इट इज ऑल्सो अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, ये वही तो है। तो सर ये आप इसको अलग तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं? अलग तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बेटा पेपर में इसके सवाल आते हैं। और फिर बच्चे परेशान होते हैं, सर वो पानी वाली ट्यूब आ गई पेपर में, आपने पानी वाली ट्यूब नहीं पढ़ाई थी। समझ रहे हो? एक बार इसका पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इट इज अ हॉलो ट्रांसपेरेंट ट्यूब फिल्ड विद वाटर और अनदर लिक्विड। इट कैन बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट एंड स्टडी स्टेशनरी वेव्स। कैसे, मैं आपको बताता हूं, सेकंड पैराग्राफ पढ़ें। अ साउंड सोर्स या स्पीकर या ट्यूनिंग फोक आर प्लेस्ड एट ओपन एंड। द साउंड सोर्स ट्रेवल्स इन द एयर कॉलम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लगता है नोट्स बनाने में कोई गलती कर दी। ये साउंड सोर्स नहीं होना चाहिए, इसको साउंड सोर्स को काटे भाई, ये साउंड वेव्स होना चाहिए। साउंड वेव्स travels in the water, या wave travel in the water, sorry, in the air column and reflects from water. The incident and reflected waves superimpose and produce stationary waves. A loud sound is heard every time there is a resonance in the tube. जब जब स्टेशनरी वेव बनेगी, जब जब रेजोनेंस होगा, लाउड साउंड सुनाई देगा। ये पहचान है। The length of air column can be changed by changing the liquid level and higher harmonics can be obtained। क्या मतलब है? अब जरा इन तीनों तस्वीर को देखें, इन तीनों तस्वीर को देखकर बताएं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर को देखें। मैंने ट्यूब में पानी भरा, लाउड स्पीकर लगाया, लाउड स्पीकर, अच्छा मैं क्या कर रहा था इससे पिछले सवाल में ना, मैं लाउड स्पीकर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा था और मैं वेट करता था कि कब स्टेशनरी वेव बनेगी, मैं लाउड साउंड का वेट करूं। यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा, यहां पर मैं लेंथ चेंज कर रहा हूं। फर्ज करें मैंने पूरी ट्यूब भर दी और साउंड प्ले कर दिया। अब मैं पानी को गिराना शुरू करूंगा, पानी का लेवल नीचे आएगा। जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे आएगा एयर कॉलम की लेंथ बढ़ती जाएगी। पानी नीचे आएगा तो ऊपर एयर कॉलम की लेंथ बढ़ती जाएगी ना, और एयर कॉलम की लेंथ बढ़ती जाएगी तो कोई तो एक ऐसी लेंथ आएगी जिस पर स्टेशनरी वेव बनेगी।
फर्स्ट करें पिक्चर नंबर 1 में पहली स्टेशनरी वेव बन गई, तो ये कहलाएगा भाई फर्स्ट रेजोनेंस या फर्स्ट हार्मोनिक। फिर मैंने और पानी गिराया तो मेरे पास दोबारा लाउड साउंड सुनाई दिया, मतलब दोबारा स्टेशनरी वेव बन गई। तो सेकंड रेजोनेंस का मतलब थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक क्यों, मैंने बताया था, इसके अंदर इवन नहीं होती बेटा, क्लोज्ड एंड पाइप में इवन हार्मोनिक्स नहीं होती। यानी अगर पहली F1 है तो दूसरी 3F1, और पानी बहा दिया, थर्ड हार्मोनिक, और थर्ड हार्मोनिक सॉरी, थर्ड हार्मोनिक बोल रहा हूँ, थर्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक आ गई। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, रेजोनेंस ट्यूब्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स बाय डिटरमिनिंग द कॉलम लेंथ। इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में जब इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको समझ आएगा। तो अब मुझे इसको कंक्लूड करने दें, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं बेटा। फर्ज करें आपके पास एक आदत, फर्ज करें आपके पास ये पाइप है और ये स्पीकर, फ्रीक्वेंसी रखी हुई है 10 हर्ट्ज, और मैं वेट कर रहा हूं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई दी, मतलब अभी स्टेशनरी वेव नहीं बनी। 20 हर्ट्ज किया, अब भी नहीं बनी। 30 हर्ट्ज किया, रेजोनेंस हो गई। अब मुझे बताओ, अगर पहली रेजोनेंस 30 हर्ट्ज पे हुई है, दूसरी कब होगी? पहली अगर 30 हर्ट्ज पर हुई है, दूसरी कब होगी? तो तुम बोलोगे सर आपने सिखाया था पहले F1 होता है, F1 के बाद 3F1 होता है। तो अगर पहले 30 पर हुई है तो दूसरी 90 पर होगी। गुड। थर्ड किस पर होगी? सर F1, F1 के बाद आता है 3F1, 3F1 के बाद आता है 5F1। तो 5 × 30, सर अगला बनेगा 150 हर्ट्ज पर। वेरी गुड। अगला बताओ सर, 5F1 के बाद होना चाहिए 7F1। 7F1 का मतलब ये हुआ अगला होगा 210 हर्ट्ज पर। समझ आ गई बात? ये सीन है। क्लियर हो गया? यानी अगर पहली 30 है तो दूसरी स्टेशनरी वेव 60 पे नहीं बनेगी, 90 पे बनेगी। फिर उससे अगली वेव कब बनेगी? 150 पर। उससे अगली कब बनेगी? 210 पर। तो आप देखें फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, आपकी हार्मोनिक्स बढ़ती जा रही है। ये आ गई आपकी फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक। इसके अंदर इवन हार्मोनिक्स नहीं होती। इसी चीज को आप रेजोनेंस ट्यूब में भी इमेजिन कर सकते हैं। रेजोनेंस ट्यूब में कैसे इमेजिन कर सकते हैं, ये देखें भाई। ये आपकी ट्यूब आ गई, ये ट्यूब के अंदर वो आ गया, टैप आ गया, और ये आ गया ट्यूब के अंदर पानी। ठीक है, अब जरा समझिएगा, पहले आपने पानी थोड़ा सा कम कर दिया, ये बन गई पहली स्टेशनरी वेव। पहली स्टेशनरी वेव बन गई। पानी आपने और कम किया, ये बन गई अगली स्टेशनरी वेव। अगर पहली बनी थी लेट से 30 हर्ट्ज पर, ओ सॉरी सॉरी, पहली बनी थी इस लेंथ पर, तो अगली बनेगी इस लेंथ पर। यहां पे आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे। पिछले वाले केस में तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे, यहाँ आप लेंथ चेंज कर रहे हैं। आप फ्रीक्वेंसी चेंज करें, लेंथ चेंज करें, बात एक ही है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था V/4L। बात समझ आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ पे आपका स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। एक छोटा सा काम आपने और करना है, ये है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो है वो है कंपैरिजन है। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स में और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स में जल्दी से सुन लें, एक बुनियादी फर्क ये है कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स के अंदर बेटा जो वाइब्रेशंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स के अंदर वाइब्रेशंस पैरेलल होती हैं। बस। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स के अंदर बेटा नोड्स में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, एंटी नोड्स में सारी वाइब्रेशन होती है, सबसे ज्यादा होती है। लॉन्गिट्यूडनल में भी यही है। नोड्स वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते, एंटी नोड वाले सबसे ज्यादा करते हैं। सही है, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। एक चीज और है बेटा, ये भी देख लें, जल्दी से पिक्चर देख लें, टॉपिक ये भी कंप्लीट है। ये मैं आपको बता चुका हूँ फर्क क्या है ट्रांस प्रोग्रेसिव वेव में और स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है। स्टेशनरी वेव प्रोग्रेस नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती। ये एक बुनियादी फर्क है। क्लियर हो गया? ट्रांसवर्स वेव, ओ जो ट्रांसवर्स बोल रहा हूँ बार बार मेरे मुंह से ट्रांसवर्स निकल रहा है, प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है, स्टेशनरी वेव एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती। स्टेशनरी वेव में पार्टिकल्स
या इन फेज होते हैं या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, या सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव में तो अलग अलग फेज डिफरेंस होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी वेव्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं फेज डिफरेंस के। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं तक रखेंगे। स्टेशनरी वेव्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, खत्म हो गया है। डेफिनेटली इसके पास पेपर्स आप करेंगे, हम भी करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।